ठीक है, अभी हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ हाइट, ये सारी चीजें देखते हैं। एक चीज सोचो, लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ इतना बताया था व्हाट इज प्रेशर, और प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सही बात है। अब ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, यूनिट क्या है इसकी? पास्कल। तो सबसे पहले फोर्स लगना चाहिए और फिर डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एरिया से। जैसे मान लो ये टम्बलर है, ये ग्लास टम्बलर है, इसमें यहाँ तक लिक्विड फिल्ड है, इसके अंदर मैं एक ऐसा सेक्शन बना देता हूं, ये सेक्शन बन गया। ठीक है, इसमें पानी डाल रखा है, एक सेक्शन बना दिया। ये मान लो एक सेलोफेन पेपर है ट्रांसपेरेंट, उसे कवर कर दिया और इसके अंदर जो वाटर है ना उसको कलर डाल दिया, डाई डाल दिया। ठीक है, ये यहाँ से हाइट h1 है ग्राउंड से, ये हाइट h2 है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। इस ग्लास टम्बलर को ग्राउंड पे रखा हुआ है, क्या याद समझ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, इसका ये वाला जो एरिया है वो ए है। ठीक है, ये मान लो हर साइड की लेंथ l है, तो ए किसके बराबर आ जाएगा? एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये तो बात समझ में आई है, मतलब ये साइड पे है, ये साइड पे है, और ये हाइट कितनी है? h2 माइनस h1 हाइट, तो ऑब्वियस सी बात है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला लिक्विड है, अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे प्रेशर बोल देता हूँ P2, तो ये ऊपर वाला लिक्विड इस सरफेस पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा, हाँ या ना? इसको नाम दे दो F2। कोई प्रॉब्लम इस बात में? कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे यहाँ पे प्रेशर है P2, यहाँ पे प्रेशर है P1 इस लेवल पे। ये नीचे वाला जो लिक्विड है ये इस वाली सरफेस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ ही लगा रहा होगा, हाँ या ना? F1। तो ये बताओ F2 किसके बराबर आएगा? P2 into प्रेशर इनटू ये वाला ये वाला फोर्स किसके बराबर आएगा? ऊपर वाला F1 किसके बराबर आएगा? P1 into V। सबको समझ में आया था? ठीक है, और कोई भी फोर्स लग रहा होगा? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इधर वाली स्पेस किस पे इधर फोर्स है, तो इधर वाली इधर लगेगी, तो बैलेंस हो जाएंगे। सेम से ये तो सबको ही पता है, सेम लेवल पे सेम फोर्स लगता है, आया सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। अब मेरे को ये बात बताओ, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है? ये साइड और ये साइड ही है बेटा, ये कितनी है? इधर h2 माइनस h1, इसका वॉल्यूम कितना आएगा? एल भी छोड़ दूंगा, सीधा ही कह दे ऊपर वाला एरिया ए है, खत्म बात। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना आएगा? ठीक है, ए इंटू h2 माइनस h1। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, इस सेलोफेन पेपर के बीच में जो लिक्विड है उसका मास कितना है? रो से मल्टीप्लाई करके एवरेज पूरे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है सर? ठीक है, रो। इसका वेट कितना है? ये चीज तो क्या गई है? मास आ गई। तो वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी होता है। तो वेट किसके बराबर? रो ए
H2 माइनस H1 इंटू, तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा होगा जो इसका वेट होगा, आया ना? चलो वेट लिख दिया। यहाँ से सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया पक्का? पहला बताओ, मैं मान के चलता हूँ ये जो सेलोफेन पेपर है इसके चारों तरफ जो ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई वेट नहीं है, ये वेटलेस है जो सेलोफेन पेपर है चारों तरफ। जैसे पॉली बैग हो गया, आया ना, उसका वेट क्या मान लिया? 0 मान। अभी ग्लास टम्बलर पे अगर ऐसा एक पानी का सेक्शन तो मान लो, तो किधर जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है वहीं पे रहता है, वहीं पे रहता है। क्योंकि अगर तुम ग्लास टम्बलर में पानी छोड़ दो ऐसे अपने आप तो घूमता थोड़ी है, नहीं घूमता है, रुका हुआ ही दिखाई देता है, तो फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये सेक्शन क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो नेट फोर्स की क्या क्या इक्वेशन होनी चाहिए? ये F2 प्लस वेट शुड बी इक्वल टू F1। हाँ यार, सिंपल तो पता ही है ना फोर्स, फोर्स इक्वेशन। तो तुम क्या बोलोगे? F2 प्लस वेट शुड बी इक्वल टू F1। किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है? किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है? तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? F1 माइनस F2 किसके बराबर होना चाहिए? वेट के बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे बात समझ में आई सब? पक्का? ध्यान से सुनते जाना, एक ही बार सुनो, बार-बार नहीं बताऊं। ठीक है, एक बार में बताओ। तो F2 माइनस F1 किसके बराबर हो जाएगा? वेट के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब ये वेट के बराबर हो गया है। इस फोर्स को हम बोलते हैं बायनेट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? बायनेट फोर्स बोलते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? अब बायनेट फोर्स अभी तो इक्विलिब्रियम में, कब की बात कर रहा हूँ? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में ये बायनेट फोर्स इस वेट के बराबर है, और ये वेट किसके बराबर है? रो ए इंटू H2 माइनस H1 इंटू जी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? अच्छी तरह से। तो बायनेट फोर्स किसके बराबर आ गया? रो ए H2 माइनस H1 इंटू जी। ध्यान से समझते जाना, जो एक बार बताऊंगा ये बात। एक काम करो, इन सेलोफेन पेपर के अंदर एक इंजेक्शन लगाओ और अंदर का लिक्विड बाहर निकाल लो। निकाल लिया? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ऐसे कह रहा हूं मैं, ये जो सेलोफेन पेपर है ना, इसके अंदर इंजेक्शन लगाओ, अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर निकाल दो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ। और फिर क्या करो, इंजेक्शन में मरकरी भरो और इसके अंदर डाल के मरकरी लगा दो। अभी वाटर था, अब मरकरी डाल दो। ये बताओ, सराउंडिंग वाटर को पता चल जाएगा किसके अंदर मरकरी आया? क्या सराउंडिंग वाटर को पता चल जाएगा इसमें मरकरी आई? बताओ। अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से वाटर हैव ब्रेन, वो समझ सकता है ये मरकरी आ गई। मतलब पानी के अंदर स्विमिंग करने मैं जाऊं या दूसरा बंदा जाए, है ना, होटल ओनर को पानी बता देगा कि यार आज तो संदीप में लाया था, कल तो संचित आया था, बता देता है। क्यों? यार कितना कितना घटिया क्वेश्चन पूछा मैंने तुमसे। मैंने बोला ये सेलोफेन पेपर के अंदर मैंने इंजेक्शन लगाया, इसके अंदर का वाटर बाहर निकाल लिया, इंजेक्शन में मरकरी भरा और इसके अंदर मरकरी इंजेक्ट कर दिया, तो क्या सराउंडिंग वाटर को पता चल जाएगा कि इसके अंदर मरकरी आ गई? तो तुम भाग में मर रहे हो भाई। कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा तुमसे है, अभी भी समझाना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई? तो जब सराउंडिंग वाटर को पता ही नहीं चला कि अंदर कौन आया और सराउंडिंग में फर्क भी नहीं पड़ा, आया ना, तो ये मतलब कि इसके ऊपर जो सराउंडिंग लिक्विड, इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो चेंज हो जाएगा, सेम ही रहेगा। हाँ, सेम ही रहेगा। क्यों? इसको क्या पता है कि अंदर कौन आया है? इसको तो अपने चारों तरफ फोर्स लगाना था। मेरी बात समझ में ये नहीं?
इसको तो अपने चारों तरफ जो फोर्स लगाना चाहिए तो वो फोर्स लगा देते, सेलोफेन पेपर को समझता है, इस वॉल्यूम को समझता है, ये इस लिक्विड ने इसमें इधर फोर्स लगा, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर, इसने इधर, ऐसे लगा। क्या बात समझ में आ गई? तो जो बायनेंट फोर्स है वो चेंज तो हो गई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेलोफेन पेपर के अंदर जो भी चीज चेंज किया हो वो सराउंडिंग लिक्विड को पता ही नहीं चला, तो जब उसको पता ही नहीं चला तो फोर्स कैसे चेंज करेगा, है ना? लेकिन ऐसा अगर मरकरी डाल दोगे तो वेट बढ़ जाएगा, है ना? वेट बढ़ जाएगा क्योंकि वेट के अंदर तो डेंसिटी है, इस पहले जो वाटर की डेंसिटी है अभी क्या किसकी डेंसिटी है, और मरकरी की डेंसिटी किससे ज्यादा है? तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर लगने वाला वेट बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर लगने वाला बॉयलेंट फोर्स सेम ही रहेगा, तो ये चीज किधर जाएगी? डेंसर चीजें हमेशा नीचे चली जाती। आया क्या बात समझ में? फिर से इसमें इंजेक्शन लगाया, मरकरी बार, बात समझ में? मरकरी बार, मरकरी बार, अब इसके अंदर डाला हमने क्या? पेट्रोल, आया? अब पेट्रोल भी इसके अंदर इंजेक्ट कर, सराउंडिंग लिक्विड को ये पता चल जाएगा कि अंदर पेट्रोल आया, गैसोलीन आया, जो वेट है वो क्या कम हो गया, ज्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी कम हो गई वाटर से, कम हो जाएगा, तो ये जो फोर्स है कम हो जाएगा, लेकिन बायनेट फोर्स क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, आया? तो नेट फोर्स किधर लगेगा इसको? तो ये चीज किधर जाएगी? तो यार तुम्हें पता है लाइटर चीज क्या होती है, ऊपर चली जाती है, डेंसर चीज क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है, और जो सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी के बराबरी अगर डेंसिटी हुई तो जहाँ पे फ्लो हुई रहता है इजीली रहता है। क्या ये चीज पता थी फिर? पता तो थी, पर ऐसे नहीं पता था कि ऐसे पता आया। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? अब तभी हम कहते हैं, तो ये देखो ध्यान से देखो, अगर ये लिक्विड सेम है, ये लिक्विड सेम है, तो ये क्या रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ये सबको बात समझ में आ गई? और अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तो बायनेट फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, और ये वेट किसका है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। भैया अगर ये चीज यहाँ नहीं होती तो यहाँ पे ये सराउंडिंग वाला फ्लूइड होता। अरे यार अगर ये मान लो ये सेलोफिन पेपर नहीं बनाता मैं यहाँ पे, है ना, इसके अंदर मालूम मरकरी डाला, ऑयल डाला, वाटर डाला, कुछ भी डाला, तो अगर ये चीज नहीं होती तो इस जगह पे क्या चीज होती? सराउंडिंग वाला लिक्विड यही होता। तो अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स लेकर आ रहा हूँ तो ये जो सराउंडिंग लिक्विड है इसको यहाँ से गायब किया ना, आया ना? तो ये क्या है? ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, आया ना? इतना वॉल्यूम क्या हुआ है? डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसे, यहाँ पे जो फ्लूइड था तो ये डिस्प्लेस फ्लूइड हो गया ना। तो डिस्प्लेस फ्लूइड कौन सा होगा? जो यहाँ पे पहले था, ठीक है, पहले का तो वाटर था, वाटर था तो तुम ऐसा बॉक्स लेकर आए तो यहाँ का वाटर डिस्प्लेस हो गया, तो इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। तो डिस्प्लेस फ्लूइड को इस सराउंडिंग वाले डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड आ जाएगा, सॉरी मास ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड आ जाएगा, हाँ है ना? और इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। तो वायलेंट फोर्स किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर होता है, आया? तो डिस्प्लेस फ्लूइड कौन सा? जो ये वाला है सराउंडिंग लिक्विड, वही वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड है, आया ना? द वायलेंट फोर्स और वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर है, और इस डिस्प्लेस जो फ्लूइड हुआ है उसकी जगह दूसरा फ्लूइड लेकर आए, अगर उसका वेट ज्यादा हो गया तो ये चीज किधर चली जाएगी? नीचे। कम हो गया ऊपर, और सेम ही रहा, बस दिस इज योर बैलेंस, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो भी कहना चाहो, आया? अंदर तक की बात समझ में आ गई? जो लिखना वो लिख लो, मैंने समझा दिया था।
जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन तो बताइए क्या कहता है। It says that if an object is partially or wholly submerged in a liquid, then it is buoyed up by a force which is equal to weight of the displaced fluid. आया लाइन में जाएगा तुम्हारे। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो लिख ही लो, मैं बोल देता हूँ फिर काम आएगा कभी ना कभी। It states that Archimedes principle. It states that when an object is partially or wholly submerged in a liquid, then it is buoyed up bu by ed, then it is buoyed up by a force, which is equal to weight of the displaced fluid, क्या लॉजिक समझ में आया? पक्का लॉजिक तो समझ में आया? बस तो लिखो। बेटा जो भी चीज तू डालेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा उस जगह से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जब लिखो तो बता देना मांगे। एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल है ना, समझ में आ गया ना इसी तरह से? एकदम भी ऐसे एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर और। क्या मतलब कि जो सिर्फ उसका वेट ज्यादा है तो ये सब मर्ज उससे ग्राउंड फोर्स तभी वेट की करेगी तो तब ये सब मर्ज कर सकते हैं। तो समझ में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जबकि जैसे अभी हमने लिखा कि जिस फोर्स से वो ऊपर कर रहा होगा उसके बराबर होगा तो उसका वेट होगा तो सर इधर क्या है, अगर हमने वेट भी बढ़ा दिया लेकिन वो फोर्स तो सेम ही है। हाँ तो क्या दिक्कत है, तो नीचे चली जाएगी। मतलब ग्राउंड फोर्स वेट की किसके वेट के? न्यू चीज के वेट के बराबर तो होगी नहीं, ये तो समझाया था। न्यू चीज का वेट तो होगा जो इसके अंदर होगा। बायनेट फोर्स तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सराउंडिंग लिक्विड के वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अंदर चेंज हो रहा है, बाहर वाले को पता नहीं चल रहा, तभी तो नीचे जा रहा है। आई बस लिख लिया जवाब लिखना है लिख लिया तब सुनाने की बात। सारा नहीं मिटा रहा, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, F1 को क्या लिखूंगा?
P1 into F2 को क्या लिखूंगा P2 into और ये किसके बराबर है ये आएगा ए किल ईच अदर तो P1 minus P2 किसके बराबर आएगा रो जी H2 minus H1 आया ना अब मैं कह देता हूँ ये जो हाइट है ये H है H2 minus H1 को H बोल तो P1 minus P2 किसके बराबर आ जाएगा रो जी H के बराबर आएगा क्या बात समझ आ गई सबको है ना तो दो लेवल्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दोनों लेवल्स के बीच का डिस्टेंस इस एरिया पे डिपेंड कर रहा है दैट इज अगर मैं ये एरिया ऐसे कर देता तब इन दोनों लेवल्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होता सेम होता है क्योंकि एरिया तो आई नहीं का प्रेशर डिफरेंस वही आया ना सिर्फ क्या चीज आ रही है डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट क्या बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से पक्का अब सुनो ये जी कौन सा जी है अगर मान लो तुम इसी चीज को स्पेस में लेकर चले जाओ क्या लेकर चले जाओ स्पेस में वहां पे जी की वैल्यू क्या है 0 तो इन दोनों के बीच की वैल्यू 0 सॉरी जी की वैल्यू 0 तो इन दोनों लेवल के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा 0 क्या लॉजिक समझ में आता है पक्का या फिर जहाँ पे आपको जी 0 फील हो कभी 0 फील हो सकता है जी किसी को छत पे से जंप कर दो जब बीच में वहां में रहते तो 0 फील होता है तो नहीं जी फ्री फॉल होता है ना परसीव्ड ग्रेविटी 0 होती है उस टाइम पे आया ना आपको ग्रेविटी का फील होगा जब आप पे नॉर्मल लग रहा होगा जब हवा में तो आप पे नॉर्मल लगेगा कि आपको लगेगा नहीं हुआ यार कोई फोर्स नहीं लग रहा जैसे तुम स्पेसक्राफ्ट के अंदर देखते हो आया ना देखा है ना जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं यस सर हबल्स टेलीस्कोप या जो भी क्या बोलते हैं उसको स्पेस स्टेशन ही नाम है क्या बोलते हैं उसका? क्या नाम है उसका हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसके अंदर देखो लोग ऐसे ऐसे हम ऐसे करते हैं जैसे फ्लोट कर रहे हो हाँ या ना बात समझ में नहीं यस सर अगर एक बस के अंदर आपको पैक करके ऊपर से डाल दिया जाए तो आपको लगेगा आप स्पेस स्टेशन में हो कब तक जब तक आप जमीन की टकराओ हाँ या ना क्योंकि फिर आपको एकदम से जी फील होगा आई बात समझ में और उसके बाद कुछ फील नहीं होगा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इसमें एक बबल बन गया यही रीजन बताता हूँ अगर किसी चीज में बबल बना दो तो ये बबल किधर जाता है पानी के अंदर कोई बबल बन जाता है तो किधर जाता है एक्वेरियम में देखा होगा ना बबल किधर जाता है क्यों ऊपर की क्योंकि एयर यहाँ पे पहले क्या था वो एक बार मैंने देखा यहाँ पे मरकरी डाला फिर हमने इसके अंदर क्या डाला कैरोसिन वो गैसोलीन पेट्रोल डाला अगर इसमें एयर डाल दे तो एयर की डेंसिटी तो और भी कम है तो उसका तो वेट एकदम से ही कम होगा तो उस पे बॉयलिंग फोर्स तो बहुत ज्यादा होगा तो ये फटाफट किधर जाएगा मतलब ऊपर ही जाएगा इसीलिए बबल ऊपर जाता है आया क्यों क्योंकि उसके अंदर जो वेट ही है एयर ही जो है उसका वेट क्या है वो बहुत कम है एज कंपेयर जो फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया उसके वेट के कंपैरिजन में तो ये चीज किधर चली जाती है ऊपर चली जाती है अब समझ में आ गया बबल किधर जाना है लॉजिकली पता चल गया अगर मान लो ये बबल है यहाँ पे हाँ ये बबल ऐसी है ना जैसे कोका कोला है ना कोका कोला में बबल्स ऊपर जा रहे हैं अब जैसे बॉटल में बबल ऊपर जा रहे तो मैंने क्या किया बॉटल को हमने 36 नीचे गिरा अब बताओ ये बबल ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे बॉटल के रिस्पेक्ट में या वही रहेंगे फ्री फॉल में हो गया तो ये बताओ फ्री फॉल में हो गया तो बायनेट फोर्स क्या लगेगा 0 क्यों क्योंकि दो लेवल के बीच का प्रेशर डिफरेंस के कारण तो बायनेट फोर्स लगता है आया ना तो बायनेट फोर्स क्या हो गया खत्म हो गया और इसका वेट क्या रहेगा भाई फ्री फॉल में तो वेट क्या हो गया
0। तो क्या करेगा ये, वही रहेगा जहाँ पे बॉटल के रिस्पेक्ट। क्या बात समझ में आएगी? आया ना? क्यों? क्योंकि वेट लेसनेस कंडीशन नहीं हो गई, तो वेट भी नहीं फील होगा, और क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया, तो ऊपर की तरफ वायलेंट फोर्स भी नहीं लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, 0। आया? इसके अंदर मरकरी है मान लो, और फिर इसको फ्री फॉल में कर दिया इस टम्बलर के रिस्पेक्ट में, ये किधर जाएगा, वही है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस तो है ही, तो वायलेंट फोर्स नहीं लग रहा, और क्योंकि फ्री फॉल में तो इसका वेट भी नहीं है, तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में मरकरी हो कुछ भी हो, किधर भी नहीं जाएगा। क्या बात समझ में आई? पक्का? सच मुझे बात समझ में आ गई? आगे तो दो लेवल्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट। और ये ग्रेविटी कौन सी है, इफेक्टिव ग्रेविटी, दैट इज परसीव्ड ग्रेविटी। बात समझ में आई है नहीं? क्योंकि तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था लिफ्ट के अंदर आप नीचे जा रहे हो, व्हाट इज योर ग्रेविटी, लिफ्ट में नीचे जा रहे थे तो एन एम जी माइनस ए आया ना, जी माइनस ए इफेक्टिव। करवाया मैंने, तुमने ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को भूल भूल आया ना, करवाया हुआ है कि वेइंग मशीन क्या रीडिंग देती है, तो बिल्कुल वही है। तो वेइंग मशीन जो रीडिंग दे रही है, तो इसका मतलब हम ये तो नहीं मानते हमारा मास चेंज हुआ, मास तो यूनिवर्स की कहीं चेंज नहीं होता, तो जो चीज हम चेंज मानते हैं वो क्या मानते हैं, ग्रेविटी। आया ना, कि हम कि m इंटू जी कम बोलते हैं कि जी चेंज हो गया, तो जी इफेक्टिव बोलते हैं। बात समझ में अच्छी तरह से? और वैसे भी मैंने पढ़ा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन, डेप्थ, हाइट, क्या बात समझ में? ये वाली बात लिखी। अभी इसको और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। हाँ, जब लिफ्ट नीचे करते हैं तो जी से जाता है, लेकिन नॉर्मल क्या हो जाता है, 0। तो m तो 0 हुआ नहीं तुम्हारा, तो क्या चीज 0 मानोगे, जी इफेक्टिव 0 मानो। जी रीजन होता है, क्या होता है, जी इफेक्टिव 0 होता है, परसीव्ड ग्रेविटी 0। कुछ समझ में आया? आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, कुछ ही बहुत है। ज्यादा समझ में आती है जब खुद रीडिंग करो। अब जैसे मैंने एक आउटलाइन दी थी तुम्हें, अब तुम रीडिंग लगाओगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा। लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट इंक्रीज कहाँ होता है, नॉर्मल इंक्रीज करता है। हम तो नॉर्मल की रीडिंग को वेट बोल रहे हैं आजकल। आया ना? तो यार तू खुद देख, अगर ये ना तू, और ये लिफ्ट है, इधर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, और इसका एक्सीलरेशन ही है, तो पक्की बात है कौन सा फोर्स बड़ा होगा, नॉर्मली बड़ा होगा, और नॉर्मल एमजी से बड़ा होगा। आया ना? जब नॉर्मल ज्यादा लग रहा है तो क्या बोलते, आप एम तो चेंज हुआ नहीं तुम्हारा, तो क्या चेंज हुआ, जी इफेक्टिव, बस। अच्छा ठीक है, अब सुन, मिटा दो इसको, इस पूरे को मिटा दो। देखो यार, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो पढ़ रहे हैं वो गलती समझ में आ जाए, और वो गलती कैसे समझ में आएगा वो भी मैं और समझा। मेरे को ये बात बताओ, ये कंटेनर है, एक कंटेनर ये, इसमें भी यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, इसका एरिया ए, इसका एरिया 5, ये भी लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, दोनों में सेम ही लिक्विड है, ये हाइट h है और ये हाइट भी क्या है, h है। मेरे को ये बात बताओ, इस पूरे पानी का डेंसिटी इसकी भी रो, इसकी भी रो, इसके अंदर जो पानी उसका मास कितना होगा,
रो AC यार मास कितना होगा इसमें, पानी का मास कितना है, रो ए इंटू एच, तो उसका वेट कितना होगा इंटू जी। तो इस पूरे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, टम्बलर का नीचे वाला पार्ट। तो ये टम्बलर वाला पार्ट इधर इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, और नॉर्मल किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर, जो किसके बराबर है, रो ए इंटू एच इंटू जी। आया ना? तो ये इसके ऊपर इतना फोर्स अगर है पानी, कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये वाला लिक्विड का कॉलम, वो आ जाएगा। अरे यार इस लिक्विड का वेट देख लो, और वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, नीचे वाले ग्लास के बेस पे पता चल गया कितना लगा रहा है, रो ए इंटू एच इंटू जी, एम इंटू जी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। हाँ है ना? डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया कर दो तो क्या आ जाएगा, इस लेवल का प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे। ये कौन एक्सर्ट कर रहा है इतना प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है टम्बलर के बेस पे। आया ना? तो बेस वाला टम्बलर कितना एक्सर्ट कर रहा है, सेम ही कर रहा होगा। आया ना? क्यों, एक्शन रिएक्शन ही तो है, इसने फोर्स इस पे लगाया, इसने फोर्स इस पे लगाया, सेम एरिया पे लगाया, तो सेम ही प्रेशर है। क्या लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, वेट को एरिया से डिवाइड करते तो कितना है प्रेशर, रो जी इंटू, अब ऐसे होता है यहाँ पे कितना प्रेशर है, वेट कितना है इसका लिक्विड का, वेट कितना है, वेट रो रो इंटू 5a इंटू h इंटू g, ये वेट आएगा। एरिया कितना है, 5a से डिवाइड कर दो, आया ना? तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ये वाला तो ये और ये वाला प्रेशर सेम आ रहा है, तो एरिया पे का डिपेंड कर रहा है, ये तो बता रहा हूँ। आया? यस सर। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्यों, पानी रुका हुआ है और उसके कारण प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फील आई इस बात? अब सुनो, अगर ऐसे ही मैं एक एयर का कॉलम लो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना हो, जैसे तुम ओशन के नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे तुम एयर के ओशन के तो नीचे नीचे हो, एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर तक है। हाँ या ना? तो अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं एक चीज कहता हूँ, तुम क्या करो कि एक ऐसा कंटेनर ले लो और इसको कहां तक लेकर चले जाओ, एटमॉस्फेयर के एंड तक ले जाओ, और मान लो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी मान लो एच हाइट है, और रूट ऑफ एयर डेंसिटी आ गई। हाँ या ना? कहां तक लेकर चले जाओ इसको, कहां तक लेकर जाते हो, एट द एंड ऑफ एटमॉस्फेयर लेकर चले गए, इसके अंदर का वेट कैलकुलेट कर लो। आया ना? इसके अंदर का क्या कैलकुलेट कर लो, वेट कैलकुलेट कर लो, डिवाइड से क्या कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ग्राउंड के ऊपर ये कितना प्रेशर है। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो करीब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपके नाखून का जो एरिया वो लगभग कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ है ना? तो अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मैं एक ऐसा कंटेनर ले लूं और ये ऊपर तक एटमॉस्फेयर तक जाता जाए जाता जाए जाता जाए जाता जाए, हाँ है ना? तो इसके अंदर जो एयर आएगी ना वो 1 kg है, उसका मास कितना होगा, कितना आएगा, 1 kg मास आएगा। कितना आएगा, कितनी एयर का, ऐसा ये मैंने बना लिया, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना दूं जिसका एरिया कितना है, और इसको कहां तक लेकर जाऊं, तो इसके अंदर जितनी भी एयर आएगी उसको सारा इकट्ठा कर लो, फिर उसका मास कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 1 kg। तो वो कितना, तो ये 1 kg मास है इस एयर का, तो ये नीचे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, 10 मीटर। आया? कितना एक्सर्ट कर रही होगी, 10 मीटर। तो इसके अंदर जो एयर है उसका मास कितना होगा, 1 kg। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा,
10 न्यूटन होगा। क्या लॉजिक समझ में आया? तो इस लेवल पे अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो प्रेशर किसके बराबर आता है? फोर्स कितना है और एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 10 की पावर -4 बनेगा। ये क्या बनेगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको सॉल्व करोगे ये क्या बनेगा? 10 की पावर 5 बनेगा। 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? पास्कल। तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 5 पास्कल। यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही है, इसको 180 एमपी बोलते हैं। हाँ बड़ा केमिस्ट्री मिस्टेक है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 180 एमपी और 180 एमपी लगभग इसके बराबर होता है। 10 की पावर 5 1.013 into 10 की पावर, तो 1.013 10 की क्या मतलब इस बात का? लगभग इतना ही है। आया है ना? क्या बात समझ में आ गई तुम्हें अच्छी तरह से? तो अब इस प्रेशर को क्या बोलोगे? इस प्रेशर को क्या बोलोगे? कौन सा प्रेशर है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के एक्सर्ट कर रहा है धरती के नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे है ना, के सरफेस पे। तो ये क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। आया ना? अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना चाहूँ, एग्जैक्ट प्रेशर, तो इस कंटेनर के ऊपर क्या चीज है? एटमॉस्फेयर है। तो मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। क्यों? इसका वेट, सुनते जाओ, फिर इसका वेट, दोनों ऐड करोगे और फिर एरिया से डिवाइड करोगे। आया ना? क्या बात समझ में आएगी? तो इसका वेट डिवाइड बाय ये एरिया, ये तो क्या आ जाएगा? पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। आया ना? फिर ये इसके अंदर ऐड हो गया लिक्विड वाले प्रेशर के कारण, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर प्लस ऊपर वाली चीज का प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, आप जमीन पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, आपके सर पे 50 किलो का पत्थर रख दो, तो आपको नहीं लगेगा कि आपके पाँव में ज्यादा प्रेशर लग रहा है? फिर 50 किलो और रख दो, अभी नहीं महसूस हुआ, तो फिर और ज्यादा फील होगा तुम्हें। आया ना? तो जो ऊपर वेट ऐड होता जाएगा, तो उसका प्रेशर सीधा सीधा क्या होगा? नीचे ऐड होता जाएगा ना। तो यार इसके ऊपर क्या चीज है? तो उसका वेट ऐड नहीं होना चाहिए, तो बस कर दिया। हाँ यार, क्या लॉजिक है? पक्का पता चल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है। अभी कैलकुलेट कैसे होता है वो अलग बात है, पर मैंने बेसिक बेसिक आइडिया दिया कि व्हाट इज 180। फील आ गई बात? है इंटरेस्टिंग थोड़ा? अब मान लो मैं इसको एकदम ड्राई तरीके से बता दूं तुम्हें, 180 m इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, जितनी बड़ी होती है इसका मतलब क्या होता है? आया? बिल्कुल, ये भी ऐड हुआ। देखो अब दो चीजें है ना, इसको मैंने क्या बोला, इस प्रेशर को क्या बोला मैंने, बताओ क्या नाम लिया था इसका? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो बिल्कुल सही है, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के किस लेवल के कारण ये प्रेशर, इसलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, रो जी एच। लेकिन मैं बोला इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तब तो तुम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड करोगे, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तब। फील आ गई बात? तो अगर सीधा पूछा जाए व्हाट इज प्रेशर एट दिस लेवल, तो क्या बताओगे? रो जी एच प्लस पी नॉट। एंड व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट दिस पॉइंट? बस, एकदम सिंपल। नकुल समझ में आ गई बात है? पूछा क्या जाए ये मैटर करता है।
तो किसी भी लिक्विड के दो लेवल्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, क्या आएगा, रो जी एच, खत्म बात। कंटेनर की शेप से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। फिर अगर ऐसे डायमंड शेप होगा तो उसमें और अभी बता दो जा रहे हैं। लिख लिया, लिख लिया तो सुनो आगे के लिए, हटा दो इसको। कैसे बताओ, ये कंटेनर है, ठीक है, इस लेवल तक लिक्विड होगा, 1 2 3, कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, जानू देखा जाए इसके ऊपर तो ये वाला लिक्विड एंटर कर रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर तो इतना लिक्विड होगा ना, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, दोनों में बराबर होगा, क्योंकि अगर बराबर नहीं हो रहा ऐसे कंटेनर में डाल दिया तो पानी इधर से इधर चला जाना चाहिए अपने आप ही, हायर टू लोअर प्रेशर आया, ऐसा तो होता नहीं। अब इस बात की आपको फील कैसे आई, ठीक है, आपको इसके बारे में ऐसे सोचना है कि कहीं पे भी चले जाओ सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, फील दिला रहा हूँ इस बात की। एक बार बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगता है, करीब 1 केजी, 110 न्यूटन, मतलब लगभग 1 केजी मास, 1 केजी वेट आप जानते हो, 20 केजी भी काफी होता है, हाँ या ना। तो आपके सर का एरिया मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो अप्रोक्सीमेटली होगा ना, ये होना चाहिए कम से कम, कितना होना चाहिए यार, ये होना चाहिए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर ही पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मान, हाँ या ना। तो हम हर टाइम 300 केजी मास अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं आराम से, बात समझ में आई? सोचो कितनी स्ट्रेंथ है, 300 केजी, 3 बोरियां तो तुम हर वक्त लेकर दौड़ रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, जैसे तुम इस कमरे में आ गए, अब ऊपर तो दीवार आ गई है, तो इतनी सी है, तो यहाँ पे ऐसे कमरे में आते हैं थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता है, क्यों बड़ा वजन कम, और बाहर जाते ही ऐसे ऐसे लेट जाते हो क्या, ऐसे हो जाते हो क्या, बताओ। नो सर। तो एक बात बताओ, कंटेनर की शेप से फर्क पड़ रहा है क्या प्रेशर का, नहीं पड़ रहा ना, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पे और वही यहाँ पे, हाँ क्या लॉजिक समझ में आएगी। एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं इस हाथ को यूं कर दूं, तो ये एरिया मान लो 150 सेंटीमीटर, लगभग 150 केजी बैलेंस वेट बैलेंस कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो क्या इसलिए हाथ नीचे चला जाता है, तो ये फील होता है 150 केजी, क्यों नहीं? नो सर। क्योंकि जितना फोर्स इस पे इधर लग रहा है, लगभग उतना ही फोर्स ये इधर वाली एयर ऊपर की तरफ लगा रही है, हाँ या ना, बात समझ में आई है? तो लगभग ये फोर्स
इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही बहुत कम है। एयर के कारण तो फिर भी नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ ही लग रहा है, लेकिन इसका वेट क्या है, ज्यादा है। वही मरकरी वाली बात है पानी के अंदर, हाँ या ना, इसलिए किधर जाना है, नीचे जाना है। ऐसे लेकिन अगर तुम बैलून ले लो हीलियम फिर वो किधर जाता है, ऊपर जाता है, हाँ या ना। तो ये खेल किसका है, ये बनी हुई किस चीज की, आई बात समझ, पक्का। तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से, ठीक है। तो जैसे आप तुम इस एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हो, तुम हॉल में चले जाते हो, रूम में चले जाओ, तो बाहर चले जाओ, तो आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, कहीं पे भी चले जाओ, सेम लेवल पे क्या मिल जाता है, सेम प्रेशर मिलता है। क्या लॉजिक समझ सबको, ठीक है। हाँ सर वाटर का तो सर डी जितना डीप होता है सर उसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो डीप थोड़ी गया हूँ मैं तो सेम लेवल पे, डीप जाते जाओ तो तब तो प्रेशर बढ़ेगा ही, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज तो ऐसे यार वही तो बताया बीच दिन में। ये बात बता, इस पूरे में पानी भरा हुआ है, इस पे ज्यादा प्रेशर होगा, ये भी फिल्ड है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ ज्यादा प्रेशर, सर सेम दोनों में सेम ही है। तो इसके ऊपर तो नहीं है लिक्विड था, तो इधर भी तो है, लेकिन तुम्हें पता है जो फोर्स है वो ऐसे एक्सर्ट कर देता है, हाँ या ना, फील कर सकते हो आप इस चीज को, क्या ये बात समझ में आई है नहीं। अगर ऐसे लिक्विड होगा तो भी तो तुम्हें रोकने में उतना ही एफर्ट लगना है, अगर तुम इसको रोक के रखना है, ये तुम यहाँ पे रोक के रखो इस लिक्विड को, या यहाँ बॉक्स लगा के यहाँ पे रोक, तो मान लो आपको यहाँ पे प्लग करना है और सारा फोर्स आपको अपने हाथ से लगाना है, तो आप यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात क्या नहीं है, सेम है, क्योंकि प्रेशर क्या होना है, सेम होना है। क्या लॉजिक समझ में आया? पक्का पक्का, सही बात है, समझ में आ गई। तो ऐसी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक चीज समझो तुम कि इसको बेटा दो, इधर से समझाने के लिए था और समझ में आई रहते हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पास कर लो, क्या बोलते हैं, पास कर लो। पहले वाले का एग्जांपल ठीक है, दिखाने की जरूरत ही नहीं। ये मान लो पिस्टन है, इसमें लिक्विड का लेवल यहाँ पे, यहाँ जो प्रेशर हुआ यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर यहाँ पे होगा, है ना। अगर मान लो तुमने यहाँ पे फोर्स बढ़ा दिया तो ये लिक्विड किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जितना प्रेशर तुम यहाँ पे बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर यहाँ पर जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको ऊपर जाना चाहिए ताकि सेम प्रेशर यहाँ पे आ जाए, आया ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया। एक और चीज बताता हूँ मैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ वाला प्रेशर ट्रांसमिट हो गया। एक और चीज सुन लो, जब भी कोई फ्लूइड क्या होता है, एनक्लोज होता है, फ्लूइड कैसा होता है, एनक्लोज होता है, दैट इज, मान लो आपने एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पे एक पिस्टन है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। इस पूरे के अंदर मान लो कि लिक्विड भरा हो, यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे F2 फोर्स है, तो जो प्रेशर यहाँ होगा, मैं मान लेता हूँ ग्रेविटी की, जो प्रेशर यहाँ होगा हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, F2/A2, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, F1/A1। तो दोनों जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ अगर आप प्रेशर बढ़ा दो तो ये चीज की जाने लगे, ऊपर जाने लगेगी, आया ना। तो यहाँ पे प्रेशर सेम रखने के लिए आपको यहाँ पे भी फोर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई?
अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं हल्का सा भी प्रेशर इंक्रीज करूंगा ना तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो ये एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोक के रखने के लिए? 100। आया ना? बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये एरिया हो जाए 1000 तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 1000 और यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 1। ये एरिया में कर दूं कितना, अब यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10,000। तो करीब 10,000 फोर्स हो गया, तो ये लगभग एक कार के मास के बराबर हो गया। आया ना? और 1 न्यूटन फोर्स तो मैं लगा ही सकता हूँ। 1 न्यूटन फोर्स लगा के सोचो मैं कितने फोर्स को, कितने वेट को बैलेंस कर रहा हूँ? एक कार को बैलेंस कर रहा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये कार किधर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। आया ना? हाइड्रोलिक प्रेस ऐसे काम करती है। आई बात? हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऐसे काम करते हैं गाड़ी के अंदर जो होता है। आया ना? बोलते हैं ना ब्रेक फ्लूइड कम हो गया, तो यहाँ पे तो तुम लगाते हो ब्रेक। आई बात समझे? और एक इतना सारा फोर्स लगता है जो इतनी स्पीड से घूमते हुए टायर को रोक देता है फटाफट। फील आ रही है तुम्हें इस बात की? आया ना? तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पे फोर्स इंक्रीज करोगे तो ये एरिया का मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, वो प्रेशर यहाँ इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया ज्यादा, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा इसको ज्यादा, सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए। क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? अब समझ में आ गया ये ब्रेक कैसे काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, है ना? और ब्रेक फ्लूइड कम हो जाता है तो उसको बार बार उसको फिल करवाना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये बात कौन कहता है? ये पास्कल कहता है। पास्कल कहता है कि अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, एनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो वो प्रेशर अनडिमिनिशिंगली, बिना कम हुए, इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हर जगह वो क्या करेगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। जैसे मान लो 1 एटीएम है ना, अगर आपने 1.15 एटीएम और कर दिया ना, हल्का सा बढ़ा दिया, 0.15 एटीएम बढ़ा दिया, तो 0.15 एटीएम हर जगह बढ़ जाएगा, कहीं पे भी चेक करो और चाहिए यहाँ पे चेक करो। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? लिखो पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, it states that pressure exerted on an enclosed fluid, pressure exerted on an enclosed fluid Sir, pressure exerted by an pressure exerted by an enclosed fluid is transmitted undiminishingly, is transmitted undiminishingly to every part of the fluid and to the walls of the container. एनसीईआरटी में भी लिखी हुई इसकी डेफिनेशन। अब तुम्हें हाइड्रोलिक प्रेस वाला भी समझ में आ जाएगा, उसने हाइड्रोलिक बना रखा है, वो एग्जांपल कर लेना। आई बात समझ? आज के लिए काफी था, क्योंकि तुम्हें भी रीडिंग लगानी है, ठीक है? तो तुम इसके अंदर रीडिंग लगा लो, बताओ कहाँ तक लगा लो, अभी बताता हूँ तुम्हें कहाँ तक रीडिंग लगा लो। स्क्रीन शेयर हो गई है? yes sir. Oh my God, रुक नहीं रहा। तुम्हें रीडिंग लगानी है स्ट्रीमलाइन फ्लो से पहले पहले, ठीक है? अगली क्लास में मैं तुम्हें बैरोमीटर बनाना सिखाऊंगा कि बैरोमीटर कैसे बनता है एंड व्हाट इज मैनोमीटर। एक बार तो तुम रीडिंग लगा के आओगे तो आइडिया लग जाएगा, मैं फटाफट समझाता हूँ, ठीक है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दिया तुम्हें, ठीक है? पक्का समझ में आ गया? आना ही था। ओके बच्चों, बाय।